2024 में क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल है। जो जितने भी राजनीति में जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं वो सब यही पूछ रहे हैं। टीवी अखबार दिखाया जा रहा है, मीडिया आपको लगातार सर्वे दिखा रही है, बिना चुनाव हुए बीजेपी को 330 सीटें दी जा रही है बीजेपी को। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मैं कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूं आपको। आप सोचिए, जो पार्टी 330 सीटें जीतने जा रही हो, क्या वो अपने अधिकारियों को बदल देगी, पार्टियों में बदलाव कर देगी? बिल्कुल, बीजेपी ने एक बड़ा बदलाव किया है और बीजेपी ने इस बार जितने सवर्ण अधिकारी पदाधिकारी हैं उसकी पार्टी में, चाहे ब्राह्मण हो या वैश्य समाज के लोग हो, उससे ज्यादा ओबीसी के लोगों को उन्होंने जगह दी है। और सोचिए, मुस्लिम समाज के लोगों को भी जगह दे रहे हैं, वो भी यूपी से और केरल से। तो अब उनके समर्थक क्या करेंगे? जो डीजे बजाते हैं, डंडे खाते हैं और कई सारे लोग तो गाली गलौज करते हैं, जेल में चले जाते हैं। तो क्या धर्म की राजनीति बहुत देर हो रही है? मैं एक वीडियो भी आपको दिखाना चाहता हूं कि आज किस तरह से डीजे यूपी में किस तरह से उन लोगों पर लाठीचार्ज हुआ जो एक मस्जिद के सामने धरने पर बैठ गए थे। लेकिन पहले राजनीतिक बात मैं करूंगा आपसे। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, 2 बार बीजेपी ने मुस्लिम ध्रुवीकरण के नाम पर वोट लिया, सरकारें बनाई, लेकिन नुकसान हो गया एससी एसटी ओबीसी का। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, सवर्ण समाज को आरक्षण दिया। आज भी ओबीसी के 27% रिजर्वेशन नहीं है। कहां कहां? राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारें हैं, लेकिन 27% रिजर्वेशन नहीं है। उसके बाद मैं एक दूसरा पक्ष बता रहा हूं। सोचिए, अगर बीजेपी इतनी ही मजबूत है जो टीवी अखबार आपको बता रहा है, तो बीजेपी को बदलाव करने की क्या जरूरत है? वसुंधरा राजे, जिसको बीजेपी भाव नहीं दे रही थी, उनको भी बड़ा पद दिया गया है। सोचिए, वहीं दूसरी तरफ आप बताइए, विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार के बारे में खबर चल रही थी कि वो नाराज है, फिर शरद पवार नाराज है, फिर केजरीवाल नाराज है। तो इसकी क्या वजह है ये भी बताऊंगा। लेकिन आज मणिपुर को लेकर जिस तरह से विपक्षी दल के नेता गए थे और कोई टीवी अखबार ने इस खबर को नहीं दिखाया, लेकिन नेता गए। कल फिर से पार्लियामेंट का सेशन होगा। संजय सिंह का मैंने एक इंटरव्यू भी किया है, वो धरने पर बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक प्रधानमंत्री का बयान नहीं आएगा तब तक मैं धरना देता रहूंगा। तो एक बात तो है कि विपक्षी दलों का कॉन्फिडेंस जो है वो 7वें आसमान पर है। अब न तो किसी को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। उस पर आज लालू यादव ने एक बयान दिया है। उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि सारे बाबा साहेब को मानने वाले अंबेडकरी दल, बाबा साहेब को मानने वाले अंबेडकरी दल जो है वो एक हो गए हैं और जिसका नाम इंडिया है, और इस बार बीजेपी हवा में चली जाएगी। ये सुनिए। अम्बेडकर के विचारों को मानने वाली पार्टियां आप सब इकट्ठे हो रहे हैं। सोचिए, बाबा साहेब को मानने वाले विचारों की पार्टियां इकट्ठे हो रहे हैं और ये सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है और पूरी तरह से मणिपुर को लेकर सरकार घिर गई है। जिस तरह से आदिवासी महिलाओं के साथ हुआ, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। आप लोग को क्या लगता है? टीवी अखबार को अपने काम पर लगा दिया गया है। एक मैंने ट्विटर पर, मैं नाम नहीं लूंगा, एक ट्विटर पर मैं ट्रेंड पढ़ रहा था रोल्फ गांधी के नाम से, कि एक बड़ी एंकर हैं, वो एक पहले दूसरे चैनल में थी, 2 करोड़ रुपए सालाना सैलरी पर वो एक तीसरे चैनल में गई। वहां उन्होंने दावा किया कि चैनल को हिला दूंगी, टीआरपी में आसमान चढ़ा दूंगी। उसके अब मालिक को लगने लगा कि 1 महीना तो निकल गया, कुछ हुआ नहीं, तो उनको दबाव डाला जा रहा है कि आप वायरल होइए, वायरल होइए। नतीजा ये है कि वो सीधे सीधे बीजेपी का पक्ष लेने लगी हैं, सरकार का पक्ष लेने लगी हैं, लेकिन उसके बाद भी तो लोग कह रहे हैं कि उनको वायरल मत कीजिए। तो ये सवाल है। फेसबुक पर कोई प्रोफेसर कौशल मिश्रा है, प्रोफाइल पर लिखा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के समाज विज्ञानी संकाय के डीन है। प्रोफाइल देखकर लगता है कि नरेंद्र मोदी के करीबी हैं। इंग्लिश नहीं जानते और हिंदी में एक वाक्य लिखा तो 7 गलतियां हैं। WHO को गलत कोट किया है, मूर्ख। सोचिए, उस बीएचयू में जहां ओबीसी को हॉस्टल नहीं है। तो धीरे धीरे ही सही पूरे देश में जो एससी एसटी ओबीसी का जो इस तरह से उनके हक अधिकार पर डाका पड़ा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन आया, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है।
जिस तरह से एक तरफ धर्म की वजह से लोगों के साथ भेदभाव हुआ, अत्याचार हुआ, हत्याएं हुई, जातीय हत्याओं को और तेज किया गया। लोगों गाली गलौज, मारपीट, और ये बात सोशल मीडिया के दौर में अब छुप नहीं रहा है। और बीजेपी की सबसे बड़ी मुश्किल है कि मुस्लिम समाज नाराज है, शेड्यूल कास्ट नाराज है, शेड्यूल ट्राइब नाराज है, और आधा से ज्यादा ओबीसी ने उसका साथ छोड़ दिया है। तो सवाल है कि क्या ओबीसी वोट करेगा बीजेपी को? जो उन्होंने नए पदाधिकारी बनाए हैं वो ओबीसी की भागीदारी है। यूपी के चुनाव के समय भी 27 ओबीसी के मिनिस्टर का दावा किया गया था यूपी में, लेकिन सवाल है कि जो संवैधानिक अधिकार है वो कैसे सुरक्षित रहेंगे। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, नौकरियां नहीं निकल रही है, सड़कों पर सबसे ज्यादा बेरोजगार ओबीसी है, किसानों के बच्चे हैं। तो ये सरकार ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का। ये सारे सवाल हैं जो लोग पूछ रहे हैं। और टीवी अखबार सबसे ज्यादा इस सरकार में नुकसान में है कोई तो वो टीवी अखबार। और टीवी अखबार की चापलूसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कार्यकाल और हो सकता था, क्या उसको दांव पर लगा दिया है। सवाल यह है कि जनता के मुद्दों को टीवी अखबार ने काट दिया, चाहे वो मोनेटाइजेशन हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो महंगाई हो। नतीजा यह हुआ कि सरकार बेखबर हो गई, बेसूद हो गई, और वो फैसले ऐसे लेते चली गई जिससे जनता की मुश्किलें और बढ़ती चली गई। मीडिया को फायदा हुआ, उसको पैसे मिले, उसको एडवर्टीजमेंट मिले, कुछ एंकरों की पीआर ठीक हुई, लेकिन अंततः नुकसान बीजेपी को हुआ, प्रधानमंत्री मोदी को हुआ। और अब जब जनता नाराज हो गई है, मणिपुर जैसी घटनाएं हो रही हैं, देश में हिंदू मुस्लिम को टीवी पर बैठकर बढ़ाया गया, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा गया, जातीय हिंसा बढ़ाई गई। अब सोचिए बीजेपी को 2 मुस्लिम पदाधिकारी बनाना पड़ रहा है, बीजेपी को ओबीसी के पदाधिकारी बनाने पड़ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या तीसरी बार भी एससी एसटी ओबीसी के लोग बीजेपी को वोट करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल है कि जो विपक्ष एकजुट हुआ है, इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल ने इससे पहले इस तरह का ध्रुवीकरण नहीं हुआ था। मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस के दौर में सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का इस्तेमाल होता था, लेकिन तब जाति देखकर होता था। लालू यादव, नीतीश, मायावती जी, अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, बहुजन नेताओं को फंसाया जाता था। जब से मोदी जी आए उन्होंने जाति छोड़ के पार्टी देखना शुरू कर दिया, और इसी वजह से पार्टियां भी एकजुट हो गई। तो टीवी अखबार एजेंडे पर लग गया है कि बीजेपी जीत रही है, 300 सीटें आ रही है, 303 सीटें आ रही है। आप लोग बताइए, आप लोग को क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी बीजेपी के? और अगर बीजेपी जीत रही है तो फिर इतना फेरबदल क्यों? और अगर बीजेपी जीत रही है तो फिर प्रधानमंत्री इतना हमलावर क्यों है विपक्षी यूनिटी पर? मैं फिर कह रहा हूं, अगर आमने सामने का मुकाबला होता है तो बीजेपी के मुश्किलें बढ़ सकती है, नहीं बहुत ज्यादा बढ़ेगी। सोचिए, अब आंकड़ा समझिए, दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 के 7 बीजेपी के पास है। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ेगी तो 7 सीटें तो नहीं आएंगी। यूपी में अगर अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, चंद्रशेखर या मायावती जी या कांग्रेस मिलकर लड़ती है तो 80 की 80 सीटें तो नहीं कर पाएगी बीजेपी। बिहार में नहीं कर पाएगी, झारखंड में नहीं कर पाएगी, मध्य प्रदेश में 100% नहीं कर पाएगी, कर्नाटक में नहीं कर पाएगी, महाराष्ट्र में नहीं कर पाएगी, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन तमाम राज्यों में जहां बीजेपी ने 100% किया था, हरियाणा। तो सवाल है कि सीट नए तो बनेंगे नहीं। दक्षिण भारत में बीजेपी नुकसान करने जा रही है, कर्नाटक उसके हाथ से छीन गया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव है। इससे बहुत सारी चीजें और साफ हो जाएगी इस साल के अंत तक। तो 2024 का मुकाबला उतना आसान नहीं है जितना टीवी अखबार आपको दिखा रहा है। लेकिन अभी भी 1 साल, लगभग 1 साल का वक्त है नरेंद्र मोदी जी के पास एक प्रधानमंत्री के तौर पे। अभी भी अगर उन्होंने टीवी अखबार को इग्नोर किया और तमाम संवैधानिक प्रावधानों को लागू किया तो हो सकता है कि कुछ डैमेज कंट्रोल हो सके, नहीं तो शायद बहुत देर हो चुकी है और टीवी ने नरेंद्र मोदी को डुबा दिया है, जनता से काट दिया है। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान टीवी का अखबार को उठाना पड़ेगा। लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया है और नतीजा है कि खुद बीजेपी अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसको कहते हैं, यूट्यूबर से अपने नेताओं का इंटरव्यू करवा रहे हैं। उनको लगता है कि टीवी अखबार के मुकाबले यूट्यूबर्स जो हैं वो ज्यादा विश्वसनीय, लोग उसको ज्यादा भरोसा करते हैं।
तो क्या टीवी अखबार ने तारीफ कर करके ही बीजेपी को जनता से अलग कर दिया, नरेंद्र मोदी को अलग कर दिया, और इसका नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा? वही साथ साथ मैं इस बात से तो वाकिफ हूं कि टीवी अखबार की वजह से देश को बहुत नुकसान हुआ है, लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, और टीवी अखबार अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? दो सवाल आपके लिए। क्या होगा 2024 में? क्या सचमुच आमने सामने के मुकाबले में बीजेपी जीत जाएगी? क्या आपको ये संभव लगता है? और दूसरा सवाल, क्या टीवी अखबार ने इस देश के संविधान डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को कमजोर किया है और जनता को उसने सड़क पर ऐसे ही छोड़ दिया है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।